उत्तराखंड की धामी सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस व्यापक बदलाव के तहत देहरादून के जिलाधिकारी से लेकर गढ़वाल कमिश्नर और कई प्रमुख विभागों में नई तैनाती की गई है। देहरादून के डीएम रहे आईएएस सविन बंसल को हटाकर आईएएस आशीष चौहान को नया जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव और आईएएस विनय शंकर पांडे को नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य विभाग का सचिव और आईएएस आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही कई अन्य आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को भी अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो 19 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, देहरादून डीएम समेत कई अहम बदलाव किए गए हैं। आशीष चौहान बने हैं देहरादून के नए डीएम। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज उत्तरकाशी जनपद के खरसाली हेलीपैड पहुंचे, जहां पर प्रशासन और निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। उनके आगमन पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमलेश उपाध्याय ने बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त खरसाली से सीधा यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गए, जहां वे मां यमुना के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। माना जा रहा है कि इस धार्मिक यात्रा के साथ साथ वे क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं और चुनावी तैयारियों का भी अवलोकन कर सकते हैं। इस दौरान प्रशासनिक और चुनावी दृष्टि से ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास कंचन गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और हिमस्खलन की घटना सामने आई है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि या फिर संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ हर वर्ष इस क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और नीचे की ओर खिसकते हैं। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ग्लेशियर हर साल नीचे आकर कंचन गंगा क्षेत्र में रुक जाता है। वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि हिमस्खलन सड़क तक नहीं पहुंचा और खाई क्षेत्र में ही रुक गया, जिससे यातायात और आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य बना हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह 11:30 बजे पूरे विधि विधान और अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 225 दिन बाद खुले कपाटों के इस ऐतिहासिक अवसर पर देश विदेश से आए 3000 से अधिक श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे, जबकि पहले दिन 6600 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था घांगरिया से कठिन चढ़ाई पार कर धाम पहुंचा। कपाट खुलते ही पूरी लोकपाल घाटी बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी। गुरुद्वारे को करीब 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने से पहले शबद कीर्तन, अरदास और सुखमणी साहिब का पाठ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बर्फ से ढके धाम में माथा टेककर यात्रा की शुरुआत की। ट्रस्ट ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो हेमकुंड साहिब की ओर भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था अरदास करने के लिए पहुंचा और जो पूरी घाटी है वो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ गूंज उठी। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 225 दिन बाद शुरू हुई धार्मिक यात्रा। पहले दिन 6600 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और देश भर से आए तमाम सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और सर्दी के मौसम में कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद 225 दिन बाद अब ये जो धार्मिक यात्रा है एक बार फिर से शुरू हुई है।
बड़ी संख्या में जो सिख श्रद्धालु हैं वो हेमकुंड साहिब चमोली पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही शब्द कीर्तन करते हुए, अरदास करते हुए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हुए जो सिख श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अगले 1 से 2 दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। शनिवार को हरिद्वार रहा प्रदेश का सबसे गर्म जिला। वहीं देहरादून में अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं कैलाश में सबसे कम 4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। तो कहीं पर बारिश, कहीं पर गर्मी। उत्तराखंड के चारों ओर मौसम का अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। वहीं जो उत्तर प्रदेश से सटे इलाके यानी हरिद्वार और हरिद्वार से सटा देहरादून, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अधिक है और 40 डिग्री से मात्र 2 डिग्री कम 38 डिग्री देहरादून में टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं अल्मोड़ा के चौखुटिया में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम अलग अलग उत्तराखंड के इलाकों में अलग अलग है। कहीं पर बारिश तो कहीं पर भीषण गर्मी उत्तराखंड में पड़ती हुई नजर आ रही है। और जहां पूरे उत्तर भारत में इतनी भीषण गर्मी है तो पहाड़ों पर अच्छे मौसम का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। देहरादून, टिहरी और कई इलाकों में अब आने वाले दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 की अर्ता तिथि के आधार पर निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम को सफल एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय चंपावत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में पुनरीक्षण कार्य में तैनात कार्मिकों के लिए 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 22 मई से 29 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें BLO, सुपरवाइजर, सेक्टर अधिकारी, IT वॉलंटियर्स और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA 1 एवं BLA 2 प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चंपावत एवं टनकपुर क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 2 जून से 4 जून तक संबंधित ब्लॉक एवं तहसील सभागारों में होगा। सभी प्रशिक्षण सत्र प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होंगे। वहीं आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर बनबसा राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा, मरम्मत कार्यों और जल निकासी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मानसून शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। डीएम ने हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सड़क को पूरी तरह गड्ढा मुक्त बनाने, पैचवर्क और मरम्मत कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए और सड़क को सुरक्षित और सुगम बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुर्घटना प्रवण एवं संवेदनशील स्थलों का भी जायजा लिया है। मुझे अभी आप लोगों ने बताया है, वो आप लोगों ने मुझे 2 से 3 दिन की समय सीमा दी है। मैंने अपनी ओर से को 1 सप्ताह का समय दिया है। उससे पहले ही जो NHAI के PD हैं और साथ ही आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, दोनों को आश्वस्त किया है कि इसको तत्काल रूप से कर लिया जाएगा। मौसम भी अनुकूल है
और इनके पास पर्याप्त संसाधन और सामग्री है। तो उसको देखते हुए इन्होंने दिन रात जो है अपने टीम स्टेज में काम करने का तो मैं आश्वस्त हूँ कि 2 दिवस में 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा। जो मुझे अभी आप लोगों ने बताया है वो आप लोगों ने मुझे 2 से 3 दिन की समय सीमा दी है। मैंने अपने मिशन को 1 सप्ताह का समय दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे उधम सिंह नगर से। खबर है जहां पर पुलिस ने ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की है। शुरुआत पुलिस की तरफ से हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में काया बाइक्स के सहयोग से जनपद पुलिस को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में दैनिक शासकीय कार्यों के लिए किया जाएगा। इस पहल से वाहनों पर निर्भरता कम होने के साथ साथ ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साइकिलों के सुरक्षित रखरखाव के लिए विशेष स्टैंड भी यहां पर स्थापित किए गए हैं। एसएसपी अजय गणपति ने कहा है कि फिट पुलिस, ग्रीन पुलिस और अनुशासित पुलिस की अवधारणा के तहत ये कदम उठाया गया है, जिससे पुलिस कर्मियों की फिटनेस और कार्य क्षमता में सुधार होगा। इस योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों पुलिस कर्मियों को समान रूप से मिलेगा। तो ईंधन बचत के लिए ग्रीन पुलिस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों और पुरुष पुलिस कर्मियों ने बड़ा संदेश दिया है। नई पर्यावरण पहल के साथ 50 हाईटेक साइकिलें पुलिस कर्मियों को दी गई हैं। ईंधन बचत और फिटनेस को यहां पर बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। मोदी जी ने ये कहा है कि आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखो और ईंधन भी बचाओ, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ साइकिल है। तो इसलिए माननीय उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमें कहा कि आप यहाँ पर साइकिलों का वो करें, तो हम एक वो यहाँ पर साइकिल का एक संदेश लेने आए हैं कि जब हम हमारी पुलिस हमारी सब साइकिल चलाएंगी तो उन्हें देखा देखी और पब्लिक भी साइकिल चलाए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और ईंधन को बचाए, ताकि हमारा सब लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारे देश की बचत भी हो। माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें सभी को ये अपील की गई है कि ईंधन का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जाए। उसी के साथ साथ में ही हम लोगों ने फिटनेस पर भी ध्यान देते हुए आज काया बाइक्स के जो हमारे डायरेक्टर साहब है अजय जी, उनको ये अनुरोध किया था कि हमें कुछ साइकिल्स ऑन कैंपस यूज़ के लिए, मतलब पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय के कैंपस के यूज़ के लिए, परिसर के यूज़ के लिए कुछ साइकिल्स दी जाए। हमारे अनुरोध पे उन्होंने पुलिस विभाग को 50 साइकिल्स जो है डोनेट की है। इन साइकिल्स का यूज जो है हम लोग जो हमारे पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी हैं, जो जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पुलिस लाइन से, आवासों से, बैरक्स से पुलिस कार्यालयों तक होता है, या अन्य जगह पे जो कार्यालयीन यूज के लिए साइकिल्स का यूज होता है, उसमें किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से गश्त या पेट्रोलिंग में यूज हम लोग नहीं करेंगे। पुलिस की कार्यव्यवस्था प्रभावित ना करते हुए ईंधन की खपत जो हमारे कैंपस के भीतर होती है या कार्यालयों के भीतर होती है, उसको कहीं ना कहीं कम किया। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री द्वारा मीडिया और पत्रकारों को लेकर की गई टिप्पणियां उनके अहंकार को दर्शाती हैं और भाजपा सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में पत्रकार हेम भट्ट का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि केवल एक भाजपा विधायक का इंटरव्यू करने पर पुलिस द्वारा उन्हें सुबह तड़के घर से उठाया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में किए गए कई बड़े वादे आज भी अधूरे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जनता अब जवाब मांग रही है और आगामी चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। माननीय मंत्री जी को पूर्ण पत्रकार जगत से माफ़ी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, पत्रकारों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर हमने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, जो मैंने आज से 3.5 साल पहले जो सवाल उठाए थे मसूरी को लेकर, वो आज भी जस के तस है। चाहे वो खेल मैदान का प्रश्न हो, चाहे वो उप जिला चिकित्सालय का प्रश्न हो। मसूरी में कई लोगों ने अपने लिए आवास बनाए जो आज भी अवैध रूप से हैं, उनके नियमितीकरण का विषय हो। कई ऐसे होटल चल रहे हैं
जो अभी भी नियमित नहीं है, उनके नियमितीकरण का विषय हो। यमुना पेयजल की सुविधा आज भी पूरी मसूरी को नहीं मिल पा रही है, उसका प्रश्न आज भी खड़ा है। मसूरी की जो सड़कें हैं वो आज भी कर्रा रही हैं गड्ढों से। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस मसूरी विधानसभा में सरवण न्याय पंचायत बिल्कुल बगल से लगती हुई है, और आप लगा लीजिए कि जो सड़कें वहाँ बनी हैं, जितना भी वहाँ काम हुआ है वो सारी कांग्रेस की बनाई सड़कें हैं। उन्होंने तो अपने कार्यकाल में जो है सिर्फ जो पैसा, उनकी किस्मत कह लीजिए या जो भी उनका धर्म कह लीजिए, जो दैवीय आपदा जो 14 में आई थी और जो अभी आई इसी वर्ष जो आई, तो उसमें तो उन्होंने जो उस पैसा को भी पूरा नहीं लगाया, और जो ठेकेदार जो है वहाँ पे वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़कें कहाँ खड़ी, उसका रिपेयर करने के लिए मतलब जो है मिट्टी में तारकोल डाल रहे हैं, मिट्टी पे जो है जो पूछते हैं वो कच्चे लगा के छोड़ दिए कहीं ढांग में। मैं कह रहा हूँ कि वो अभी पहली बारिश आएगी ना, वो आपको नज़र नहीं आएगी। करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर लिया उसमें। पानी की पीने की समस्याएं वहाँ पर क्षेत्र में है, स्कूल की समस्या बच्चों के लिए है। वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने आज से शटल सेवा का शुभारंभ कर दिया है। किंगक्रेग स्थित कार पार्किंग से शुरू हुई इस सेवा में पहले चरण में टेम्पो ट्रैवल्स और बड़ी बसों को पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक पहुंचाया जाएगा। उपजिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसके बाद व्यवस्था पूरी तरह से सुधर जाएगी। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन और प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि सेवा के माध्यम से बड़े वाहनों के कारण होने वाले जाम को कम किया जाएगा और टैक्सी यूनियन के साथ सहयोग करके कम दरों पर पर्यटकों को मसूरी भेजा जाएगा। तो मसूरी में लगातार बढ़ते पर्यटन के मद्देनजर और गाड़ियों के सड़क पर ओवरलोड के बाद शटल सेवा शुरू की गई है। पर्यटन सीजन में शटल सेवा महत्वपूर्ण योगदान सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में अदा कर सकती है और बड़े वाहनों के सड़क पर आ जाने से जो जाम की सुविधा है वो भी कम होगी। शटल सेवा के माध्यम से जो बढ़ती गाड़ियों की संख्या है उनमें भी कमी आएगी। लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक के लिए शटल सेवा शुरू की गई है। चंपावत के उभरते खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स कॉलेज प्रवेश ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया है। चमनिया और लोहाघाट स्टेडियम में आयोजित प्रारंभिक ट्रायल में कुल 46 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 का चयन अंतिम ट्रायल के लिए किया गया है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल में प्रतिभागियों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए आयोजित ट्रायल में कुल 30 बालिकाओं में से 28 ने अंतिम चयन में जगह बनाई। अंतिम ट्रायल 20 और 21 जून 2026 को छमनिया स्टेडियम में आयोजित होगा। मसूरी के मलिंगार चौक पर पुलिस ने दिल्ली से आए पर्यटकों की थार गाड़ी को रोककर उसके काले शीशों को हटवाया। कार में 3 युवक और 1 युवती सवार थे, जिनके वाहन में पूरी तरह काली फिल्म लगी हुई थी और फ्रंट शीशे पर पुलिस का लोगो चिपकाया गया था। पुलिस ने कई बार निर्देश देने के बाद भी जब पर्यटकों ने आनाकानी की, तब स्थानीय लोगों और पुलिस के दबाव में उन्होंने शीशे की फिल्म हटवाई। इस कार्रवाई के दौरान पर्यटक बार बार पुलिस से फोन पर बातचीत करने की मांग करते रहे, लेकिन नियम और कानून को नजरअंदाज करने की उनकी कोशिश काम नहीं आई। पुलिस की इस कार्रवाई को वहां मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने सराहा है। चंपावत में जिम कॉर्बेट से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत को नया जीवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चल रहे विकास कार्यों के तहत फुंगर स्थित ऐतिहासिक कॉर्बेट बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण कर म्यूजियम, रिसेप्शन, टिकट काउंटर, स्मृति वस्तु केंद्र और रेस्ट्रो जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। करीब 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस बंगले को इको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 19.7 लाख रुपए की लागत से बंगले को गौड़ी बाग बरूड़ी ट्रेल से भी जोड़ा जाएगा, जिसे जिम कॉर्बेट की पहली शिकार स्थली माना जाता है। विभाग ने जून माह तक सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है और ऐतिहासिक पहचान एवं पर्यावरणीय मानकों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।